नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहे जाने वाले 66वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड घोषित हो चुके हैं। 2024 में अवार्ड भूटान के कर्मा फंटसो, जापान के एनिमेशन डायरेक्टर हयाओ मियाजाकी, थाईलैंड का रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ग्वेन थी नगोक फोंग और इंडोनेशिया की फाइजवा फरहान को दिया जाएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में 1957 में गठित किया गया था। ये अवार्ड उनकी जयंती पर 31 अगस्त को घोषित किए जाते हैं। ये एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 1958 से लेकर 2008 तक ये पुरस्कार 6 कैटेगरीज में दिया जाता था। साल 2009 में अवार्ड्स किसी फिक्स्ड कैटेगरी में नहीं दिया जाता है सिवाय एक कैटेगरी के, और ये है इमर्जेंट लीडरशिप कैटेगरी। दरअसल साल 2000 में इसमें इमर्जेंट लीडरशिप की एक कैटेगरी जोड़ी गई थी जिसमें अभी तक अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए ग्रांट फोर्ड फाउंडेशन द्वारा मुहैया कराया जाता है। आपको बता दें कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। विनोबा भावे को यह पुरस्कार साल 1958 में दिया गया था। पहली बार दिए जाने वाले अवार्ड्स की सूची में भारत में विनोबा भावे का नाम शामिल था। माना जाता है कि अवार्ड देने की घोषणा हुई तो विनोबा भावे ने बेहद विनम्रता से पुरस्कार को स्वीकार किया, लेकिन फिलीपींस जाकर सेरेमनी में शामिल होने में असमर्थता जाहिर की। वजह थी उनकी भूदान आंदोलन के लिए की जा रही पदयात्रा। भूमिहीन किसानों की समस्या को हल करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने इस आंदोलन को शुरू किया। इसे तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए विनोबा भावे चाहते थे कि भूमि का पुनर्वितरण केवल सरकारी कानूनों से न होकर एक आंदोलन के माध्यम से भी हो। उनकी इसी मंशा के चलते भूदान आंदोलन का जन्म हुआ। इस आंदोलन को ब्लडलेस मूवमेंट यानी कि रक्त विहीन क्रांति के तौर पर भी जाना जाता है। यह आंदोलन 13 सालों तक चला। इस दौरान विनोबा भावे ने पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने कई राज्यों में पैदल यात्राएं की तथा जमींदार व भू स्वामियों से मिलकर जरूरत से अधिक भूमि को गरीब किसानों में बांटने की गुजारिश की। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की प्लेन क्रैश हादसे में मौत हो गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इस हादसे में इजराइल की एजेंसी मोसाद का हाथ है। देखिए, इजराइल की खुफिया कमान देश के भीतर शिन बेट और देश के बाहर मोसाद नाम की एजेंसी संभालती है। इसके जासूस और एजेंट्स सीरिया, लेबनान से लेकर फिलिस्तीन चरमपंथी गुटों के भीतर तक फैले हुए हैं। लेकिन अब ईरान स्टेट मीडिया की तरफ से खबर आई है कि प्लेन क्रैश क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते हुआ था। ईरान के सुप्रीम बोर्ड ऑफ द जनरल स्टाफ्स ऑफ द आर्म फोर्सेस के मुताबिक इस हादसे के लिए जटिल जलवायु के कारक जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इस रिपोर्ट से मिडिल ईस्ट में फिलहाल एक बड़ा खतरा टला है। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से विवाद है, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया था। यह ईरान की तरफ से पहली बार सीधा हमला था, वरना तो ईरान इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर का खेल जारी रखता है। ईरान के डायरेक्ट अटैक के बाद ही ईरान राष्ट्रपति की इस हादसे में मौत हो गई थी, इसलिए मिडिल ईस्ट पर संकट के बादल छाए हुए थे। एक बार ईरान के प्रॉक्सी वॉर को भी आइए समझ लेते हैं। प्रॉक्सी वॉर खेल के लिए ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है। हमास ईरान के इसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हमास, हिजबुल्लाह और हौथी जैसे विद्रोही समूह शामिल हैं। इन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है और ये अलग अलग देशों में बैठकर इजराइल पर अटैक करते हैं। हमास फिलिस्तीन में, हिजबुल्लाह लेबनान में और हौथी यमन में बैठकर इजराइल को निशाना बनाते हैं। इन ग्रुप्स के जरिए होने वाले हमलों को ही प्रॉक्सी वॉर्स का नाम दिया जाता है। यमन स्थित हौथी विद्रोहियों का समूह रेड सी में यूएसए और इजराइल के कॉमर्शियल शिप्स को निशाना बनाता है। ईरान पश्चिम एशिया में स्थित एक पर्वतीय देश है। इसके उत्तर पश्चिम में आर्मेनिया और अजरबैजान स्थित हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर ही किज कलासी डैम बनाया गया है, जिसके उद्घाटन के लिए ही ईरान के राष्ट्रपति गए थे और लौटते वक्त उनकी मौत हो गई थी। ईरान की जलवायु काफ़ी परिवर्तनशील है। ईरान के उत्तर पश्चिम में भारी बर्फबारी के साथ तेज ठंड होती है। बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में हैवी फॉग के चलते ईरानी राष्ट्रपति के प्लेन क्रैश की घटना हुई थी। तुर्कमेनिस्तान इसके उत्तर पूर्व में स्थित है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पूर्वी हिस्से में स्थित देश हैं। वहीं इराक और तुर्की से ईरान की पश्चिमी सीमा लगती है। जलीय सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, वहीं दक्षिण तरफ से ये देश पार्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से घिरा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। मौका था नई दिल्ली में आयोजित हुई 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का। इस नए ध्वज में भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक है। नीले रंग के नए झंडे में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, अशोक चक्र और भारत का संविधान बना हुआ है। वहीं प्रतीक चिन्ह में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्य ततो जयः देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इस श्लोक का अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय होती है। ये श्लोक महाभारत से लिया गया है। बता दें कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक इकाई है। संविधान के अनुच्छेद 124 के मुताबिक भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। संविधान लागू होने के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का शुभारंभ किया गया। भारत के पहले चीफ जस्टिस H.J. कानिया थे। अब देखिए, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जजेस का प्रावधान होता था, यानी 7+1 का। फिर यह संसद पर छोड़ दिया गया कि संसद जजेस की संख्या में वृद्धि कर सकती है। समय समय पर संसद ने जजेस की संख्या में वृद्धि की भी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में CJI समेत 34 जजेस हैं, यानी 1 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 33 अन्य जजेस। ये संख्या सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जरिए बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर एक जरूरी टिप्पणी की है। कोर्ट के मुताबिक किसी संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति की है जिस पर किसी अपराध का आरोप है। कोर्ट में गंभीर अपराधों के आरोपियों के घरों पर अधिकारियों द्वारा अक्सर की जाने वाली बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही थी। कोर्ट ने कहा कि यदि व्यक्ति दोषी भी है तो भी संपत्ति को डिमोलिश नहीं किया जा सकता। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ राज्यों में किसी व्यक्ति पर अपराध लगने के साथ ही उनके घरों को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया जा रहा था, और ये काम किसी गैर विधिक तरीके से नहीं बल्कि सरकार के ऑफिशियल्स द्वारा किया जा रहा है। भारत की न्याय व्यवस्था किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं मानती जब तक कि क्राइम प्रूफ ना हो जाए। ऐसे में तुरंत बुलडोजर जस्टिस की अवधारणा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में फिट नहीं बैठती है। सुनने में तो ये त्वरित कार्रवाई जैसा लगता है, लेकिन यहाँ न्याय और कानून की प्रक्रिया में इतनी पेचीदगी हो, वहाँ ऐसे सिस्टम सही नहीं बैठते। इस मामले में कोर्ट ने एक और बात कही कि किसी धर्मपरायण पिता का पुत्र क्राइम कर सकता है और ऐसे ही किसी धर्मपरायण पुत्र का पिता क्राइम कर सकता है। दोनों के एक्शंस के लिए दोनों व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। माने पिता के एक्शन के लिए पुत्र को और पुत्र के कामों के लिए पिता को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। वहीं जब बुलडोजर जस्टिस होता है तो घर तोड़ा जाता है, जो कि पूरे परिवार का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूरे देश के लिए गाइडलाइंस जारी करने की बात कही है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि कोर्ट किसी भी तरह के इल्लीगल स्ट्रक्चर को संरक्षित नहीं करता। मतलब जैसे पब्लिक रोड्स पर कोई इल्लीगल स्ट्रक्चर है तो उसे डिमोलिश किया जा सकता है। चलिए, अब वक्त हो चला है आज के टर्म ऑफ द डे देखने का। आज का टर्म ऑफ द डे है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल को गैर सरकारी विधेयक भी कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल संसद के ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है। मंत्री द्वारा पेश बिल को गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल इस मामले में अहम है कि ये उन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं जो गवर्नमेंट बिल्स में जगह नहीं बना पाते। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के केंद्र में कौन सा देश है? ईरान, इराक, फ्रांस या फिर इजराइल? अगला प्रश्न है, बर्ड डंग क्रैब स्पाइडर नाम की मकड़ी भारत में पहली बार देखी गई थी। यह मकड़ी भारत के किस राज्य में पाई गई है? उत्तराखंड, केरल, असम या फिर सिक्किम? स्वस्थ शहर परियोजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस रिशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं? राजीव सीकरी, सुब्रमण्यम जयशंकर, शशि थरूर या फिर राजीव महर्षि? इसका सही जवाब है विकल्प ए, राजीव सीकरी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप एंड मर्डर केस ने पूरे देश को गहरी चिंता में डाल दिया था। अब इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार एंटी रेप बिल लेकर आई है, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पारित भी कर दिया है। इसे अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024 नाम दिया गया है। इसका मकसद राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट तैयार करना है और उनके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करना है। साथ ही सुनिश्चित करना है कि रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे गंभीर अपराधों का कानून द्वारा ताकत के साथ सामना किया जा सके। इसके मुख्य प्रावधानों में सबसे अहम है रेप के दोषियों के लिए कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड।
ऐसे मामले जिनमें विक्टिम की मौत हो जाती है या फिर विक्टिम वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, उनमें मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। वेजिटेटिव स्टेट में इंसान ब्रेन डैमेज के चलते जाता है। इसमें इंसान जगा हुआ लगता है लेकिन उसे अपने आसपास का कुछ भी महसूस नहीं होता। इसमें व्यक्ति की कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। बिल में रेप और गैंगरेप के मामलों में आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बार बार ऐसे अपराध करने वालों के लिए आजीवन कारावास और गंभीर मामलों में मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्पीडी जस्टिस के लिए रिपोर्ट दायर होने के 21 दिनों के भीतर जांच पूरी करने की समय सीमा तय की गई है। रेप केसेस में लीगल प्रोसेस में उलझकर जब इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है तो ये विक्टिम के लिए ट्रॉमा होता है। इसीलिए जल्द से जल्द जांच प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर दिया गया है। इसमें 15 दिनों का एक्सटेंडेड टाइम देने की भी बात कही गई है, लेकिन उसके लिए एसपी या फिर उस लेवल के पुलिस ऑफिसर को लिखित में कारण बताना होगा। साथ ही बिल में स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की भी बात कही गई है, जिसे अपराजिता टास्क फोर्स नाम दिया जाएगा। इसे डीएसपी लेवल के ऑफिसर द्वारा लीड किया जाएगा। ये टास्क फोर्स रेप और बच्चों के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा के मामलों की जांच करेगी। रेप के मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट्स के गठन की बात भी कही गई है। इससे इन मामलों को सेंसिटिव और तेजी से निपटाया जा सकेगा। इसके अलावा विक्टिम की निजता और गरिमा की रक्षा के लिए कोर्ट की कार्रवाई को बिना कोर्ट की अनुमति के पब्लिश किए जाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया, लेकिन सवाल है कि क्या केवल कानून बना देना इस समस्या का हल निकाल सकता है? कानून जरूरी है, लेकिन समाज के स्तर पर कानून बनाने वालों से लेकर कानून लागू करने वालों तक इन मामलों में सेंसिटिव होकर सोचने की जरूरत है। जिस पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह बिल लाया गया है और इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, 2012 में इसी सरकार के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने लॉजिक को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि रेप के मामलों में बढ़ोतरी इसलिए हो रही है क्योंकि लड़के और लड़कियां अब ज्यादा खुलकर मिलते जुलते हैं। पहले अगर कोई लड़का लड़की हाथ पकड़ते थे तो माता पिता उन्हें पकड़कर डांट देते थे, लेकिन अब सब कुछ खुला हुआ है, जैसे कोई खुला बाजार हो जहां हर चीज उपलब्ध है। इस बयान को सुनकर समझ में आता है कि सिर्फ कानून बना देना इस समस्या का हल नहीं हो सकता। असली सुधार तो मानसिकता के स्तर पर होनी चाहिए। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, तभी इन समस्याओं का सही समाधान निकलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना के मुताबिक विधि आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। यह आयोग देश की कानून प्रणाली में कानूनी सुधारों की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए जिम्मेदार होगा। आयोग में एक चेयरपर्सन, 4 फुल टाइम मेंबर, एक सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के सेक्रेटरी, इसमें पदेन सदस्य होंगे और अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। अधिसूचना के मुताबिक 23वें विधि आयोग को कुछ मुद्दों पर रिपोर्ट सौंपनी है। इनमें अप्रचलित कानूनों की समीक्षा, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा, न्यायिक प्रशासन को सरल बनाने के लिए प्रावधान, वर्तमान कानूनों को लैंगिक समानता के आधार पर रिव्यू करना और संशोधन की सिफारिश करना शामिल है। इसके अलावा विधि आयोग को महत्वपूर्ण केंद्रीय अधिनियमों को सरल बनाने, उनमें मौजूद अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर करने के लिए उनमें संशोधन की सिफारिश करना भी शामिल है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और हाशिए पर पड़े लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना भी शामिल है। आपको बता दें कि विधि आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए गठित किया जाता है। विधि आयोग कानून मंत्रालय द्वारा मुहैया कराए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आधार बनाकर तमाम कानूनों पर रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट पेश करता है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में 22वें विधि आयोग का गठन किया था। कर्नाटका हाईकोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को ही खत्म हो गया है। CSAR यानी चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल का आयोजन यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में किया जाएगा। इसे भारत सरकार के ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और यूनेस्को द्वारा मिलकर आयोजित किया जा रहा है। CSAR के आयोजन की अवधारणा भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही दी गई थी। इसका मकसद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है और समाधान खोजने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। इस राउंड टेबल में 28 देशों के डेलीगेशन अपने मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों के साथ नेतृत्व में शामिल होंगे। इसकी थीम फॉस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज, एसिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली रखी गई है। इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद और यूनेस्को के नेचुरल साइंसेज के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर लीडिया ब्रिटो के द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि भारत में PSA यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर
मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद बहुत अहम होता है। भारत सरकार ने इस पद का गठन 1999 में किया था। इसका मकसद प्रधानमंत्री और कैबिनेट को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मसलों पर सलाह देना होता है। 2018 में पीएसए के पद को कैबिनेट सेक्रेटरीट के तहत लाया गया। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा ही 2018 में प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल यानी PMSTIAC का गठन किया गया था। यह काउंसिल देश में मौजूद साइंस एंड टेक से जुड़े मुद्दों की स्थिति को समझकर उनमें मौजूद चुनौतियों के लिए रोडमैप तैयार करके प्रधानमंत्री को सलाह देती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले पीएसए थे। यूनियन कैबिनेट ने 2817 करोड़ रुपए के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी दी है और इसका मकसद कृषि के क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इस मिशन में सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में डिजिटल सॉल्यूशंस पर काम किया गया है, जैसे आधार, डिजिलॉकर और UPI। उसी की तर्ज पर कृषि के लिए भी डिजिटल अवसंरचना तैयार की गई जाएगी। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। इनमें एग्रीस्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और सॉइल प्रोफाइल मैप्स शामिल हैं। सरकार किसानों की डिजिटल पहचान भी तैयार करने पर काम करेगी। इससे इनका रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी। एग्रीस्टैक में किसानों का डेटा, बोई गई फसलों का डेटा और गांवों के मैप्स शामिल होंगे। वहीं कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि पर रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत किया जाएगा, जिससे किसानों को फसल की उपज और मौसम संबंधी जानकारी दी जा सकेगी, जो फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए काम करेगी। सॉइल प्रोफाइल मैप्स में मिट्टी के लिए मैप तैयार किए जाएंगे, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता का पता चल सके, उसे किन पोषक तत्वों की जरूरत है इसका अंदाजा लग सकेगा। इसके अलावा एक टेक बेस्ड इकोसिस्टम डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे DGCES भी तैयार किया जाएगा। यह सिस्टम कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान प्रदान करने के लिए काम करेगा। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2020 में UPSC द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है: डिजिटल सुरक्षा अवसंरचना, खाद्य सुरक्षा अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा अवसंरचना, या फिर दूरसंचार और परिवहन अवसंरचना। और सही जवाब है इसका विकल्प ए। आइए अब जल्दी से देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है यूटोपिया। यूटोपिया एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है और इसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। यह एक आदर्शवादी स्थिति की कल्पना है जहां सरकार, नागरिक और कानून व्यवस्था सब कुछ परफेक्ट होते हैं, कोई समस्या होती ही नहीं। सब लोग शांति से मिलजुल कर रहते हैं और किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती। इस अवधारणा का उदाहरण गांधी जी के राम राज्य के सिद्धांत में देखा जा सकता है। गांधी जी ने भी एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां हर व्यक्ति सच्चाई, न्याय और समानता के साथ जीवन व्यतीत करता है। अगर यूटोपिया शब्द की बात करें तो पहली बार इस शब्द को थॉमस मोर ने गढ़ा था, लेकिन इसकी जड़ें हर उस विचार में मिलती हैं जो एक आदर्श समाज की कल्पना करता है, चाहे वो कोई वेस्टर्न फिलॉसफी हो या फिर गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना हो। पहला प्रश्न है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत श्रीलंका, भारत फ्रांस, भारत बांग्लादेश या फिर भारत मालदीव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर प्रोफेसर अजय कुमार सूद हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के केंद्र में कौन सा देश है? ईरान, इराक, फ्रांस या फिर इजराइल। और सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, बर्ड डंग क्रैब स्पाइडर नाम की मकड़ी भारत में पहली बार देखी गई थी। यह मकड़ी भारत के किस राज्य में पाई गई है? उत्तराखंड, केरल, असम या फिर सिक्किम। और सही जवाब है विकल्प सी, असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा पर थे। यह यात्रा कई मायनों में अहम थी, जैसे ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय ब्रुनेई यात्रा थी। दूसरा, इस वक्त चीन दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रुख अपनाए हुए है। दक्षिण चीन सागर में कई देशों के बीच तनाव चल रहा है। इन विवादों के केंद्र में है 9 डैश लाइन। ये एक विवादास्पद सीमा है जिसे चीन दक्षिण चीन सागर में अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए यूज करता है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो सागर में 9 खंडों के रूप में खींची गई है और इसके भीतर का लगभग 90% क्षेत्र चीन अपने अधिकार में जताता है। इस क्षेत्र में अन्य देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपने दावे करते हैं।
ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में एक अहम सहयोगी है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 1 दशक पूरा करने जा रही है, इसलिए ये यात्रा और भी खास हो जाती है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई के ऐतिहासिक अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। ब्रुनेई में तकरीबन 14,000 भारतीय निवास करते हैं। इनमें से ज्यादातर टीचर्स और डॉक्टर्स हैं। ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का अहम योगदान है। रक्षा क्षेत्र के अलावा ब्रुनेई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी अहम है। भारत ने साल 2000 में ब्रुनेई में एक टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड स्टेशन स्थापित किया था, जो भारतीय उपग्रहों और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के पूर्व की ओर लॉन्चिंग को मॉनिटर करता है। ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा दक्षिण चीन सागर से और बाकी सब तरफ से ये मलेशिया से घिरा हुआ है। इस छोटे से देश की आबादी 4,61,000 के करीब है। इस आबादी में 2/3 मुस्लिम हैं। यहाँ मलय भाषा बोली जाती है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिरी बेगावन है। बोर्नियो द्वीप पर स्थित ब्रुनेई में सुल्तान हाजी हसन अल बोल्कियाह का शासन है। ब्रुनेई उन चुनिंदा देशों में है जहां अब भी राजशाही है और इसके तहत ब्रुनेई के सुल्तान के पास पूरी ताकत होती है। ब्रुनेई के सुल्तान दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले और दशकों से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। NTH यानी नेशनल टेस्ट हाउस और BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बीच एक MOU साइन किया गया। यह समझौता स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग यानी S&L को मजबूत करने के लिए है, जिससे पूरे देश में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा सकेगा। समझौते के तहत BEE को NTH को रेफरल लैब का दर्जा देना होगा। साथ ही टेस्टिंग से जुड़े तकनीकी मुद्दे NTH को रेफर करना, एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग शेयर करना जैसे मुद्दों को भी समझौते में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि NTH मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। NTH केंद्र सरकार के तहत भारत की सबसे बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी बहुविषयक परीक्षण प्रयोगशाला है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत कई क्षेत्रों में टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, कंसल्टेंसी और क्वालिटी इवैल्यूएशन मुहैया कराती है। वहीं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE का गठन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसका प्राथमिक मकसद देश की अर्थव्यवस्था से एनर्जी इंटेंसिटी में कमी करना है। एनर्जी इंटेंसिटी यानी ऊर्जा तीव्रता को प्रति यूनिट उत्पादन के लिए जरूरी ऊर्जा की मात्रा से मापा जाता है। किसी उत्पाद के उत्पादन में कम ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा तीव्रता को कम किया जा सकता है, जैसे कि LED लाइट्स का प्रयोग। मतलब ये कि एनर्जी एफिशिएंट उत्पादों का प्रयोग करके एनर्जी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। भारत सरकार की उजाला पहल LED लाइट्स के इस्तेमाल से ही संबंधित है। वहीं एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता से मतलब है कि एनर्जी के कम इनपुट से अधिक सेवाओं को हासिल किया जाए। सतत विकास लक्ष्य 7 यानी SDG 7 सबके लिए सतत और आधुनिक ऊर्जा की किफायती पहुंच सुनिश्चित करने की बात करता है। इसी टारगेट के 7.3 में वैश्विक स्तर पर 2030 तक एनर्जी एफिशिएंसी की दर को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पलक झपकते ही दुनिया भर की खबरों से रूबरू कराने वाले गूगल की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी 4 सितंबर 1998 को। लगभग 26 साल के गूगल ने हमारे और आपके बीच ऐसी जगह बनाई कि उसके बिना काम ही नहीं चलता। सूचनाओं के आदान प्रदान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई-कॉमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, दर्जनों भाषाओं में अनुवाद, YouTube आदि में गूगल ने अपना विस्तार किया है। गूगल न सिर्फ हमारे इतिहास को बताने में सक्षम है, बल्कि यह भविष्य पर भी नजर रखने लगा है। आज दुनिया भर में गूगल के 10 लाख से भी अधिक सर्वर मौजूद हैं। वर्तमान में इसके CEO भारतीय मूल के ही सुंदर पिचाई हैं। गूगल की कहानी आधुनिक तकनीक की दुनिया की सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियों में से एक है। एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ गूगल आज दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली कंपनीज में से एक है। गूगल के बनने की कहानी कुछ ऐसी है। USA की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 PhD स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने एक सर्च इंजन बनाया था जिसका नाम था बैकरब।
इस प्रोजेक्ट का मकसद था इंटरनेट पर मौजूद सर्च रिजल्ट्स को बेहतर बनाना। 1997 में बैकरप को फंडिंग मिली और नाम दिया गया गूगल। गूगल नाम गूगोल नाम के गणितीय शब्द पर आधारित है। गूगोल का मतलब होता है एक के बाद 100 जीरो। यह शब्द इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को सर्च इंजन द्वारा सूचीबद्ध करने की क्षमता को दिखाता है। 4 सितंबर 1998 को आधिकारिक तौर पर कंपनी को गूगल नाम से रजिस्टर किया गया। गूगल के नाम के पीछे की कहानी है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त नाम गूगल ही रखा जाना था, लेकिन डोमेन लेते वक्त स्पेलिंग एरर के चलते गूगल नाम बन गया। एक बात और, आपने कई सोशल मीडिया पोस्ट पर गूगल का फुल फॉर्म भी सुना होगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, लेकिन आधिकारिक तौर पर गूगल का ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है। गूगल अपनी वेबसाइट के हिस्ट्री पेज पर ऐसे किसी फुल फॉर्म की बात नहीं करता। यह सोशल मीडिया द्वारा क्रिएट किया गया है। गूगल को नाम एक स्पेलिंग एरर के चलते ही मिला। गूगल अपने दौर के सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर आज तक टॉप पर है और ये सर्च इंजन में पेज रैंक एल्गोरिदम को अपनाने वाली कंपनी है, जिसने उसे सर्च इंजन की दुनिया में एक अलग पहचान दिला दी। 2006 में गूगल ने यूट्यूब को अक्वायर किया। 2010 में गूगल ने वेब ब्राउजर गूगल क्रोम लॉन्च किया, जो कि आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा यूज होने वाले ब्राउजर्स में से एक है। गूगल की कहानी बताती है कि कैसे एक ओरिजिनल आइडिया दुनिया में तकनीक की वैश्विक शक्ति बन सकता है। गूगल की कहानी नवाचार और एम्बिशन के पावर की कहानी है। जिस तरह से गूगल तकनीक के स्तर पर लगातार नवाचार कर रही है, जाहिर है लंबे वक्त तक गूगल दुनिया की टॉप कंपनीज में शामिल रहेगा। केंद्र सरकार और त्रिपुरा राज्य ने 2 उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौता किया है। ये उग्रवादी समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स हैं। यह समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की मौजूदगी में हुआ। इसका मकसद क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देना है। आंकड़ों के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट में यह इस तरह का 12वां और त्रिपुरा में तीसरा समझौता है। अभी तक तकरीबन 10,000 उग्रवादी हथियारों को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। 2014 के मुकाबले 2022 तक इन उग्रवादी घटनाओं में 76% की कमी भी देखने को मिली है। 2014 के मुकाबले 2022 में सुरक्षा बलों के साथ होने वाली कैजुअलिटीज में 90%, तो सिविलियंस के साथ होने वाली कैजुअलिटीज में 97% की कमी आई है। आपको बता दें कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश, असम और मिजोरम से साझा होती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से घिरा है। इस तरह यह राज्य 84% तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाएं बांग्ला, कोकबोरोक और अंग्रेजी है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है मे डे। मे डे एविएशन इंडस्ट्री में इमरजेंसी के वक्त यूज किया जाने वाला कॉल है। देखिए, ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों की तुलना में हवाई यात्रा टफ होती है। इसमें सुरक्षा के लिए काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। ऐसे में कोई इमरजेंसी आ जाए तो प्लेन से दिया गया मे डे का मैसेज वैश्विक स्तर पर इमरजेंसी की स्थिति में हेल्प को दर्शाता है। आप सोच सकते हैं कि सीधे हेल्प ही बोल दिया जाता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन प्लेन में कम्युनिकेशन रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए होता है और रेडियो ट्रांसमिशन में ये शब्द अपनी विशेष ध्वनि और क्लैरिटी के चलते चुना गया था। मे डे शब्द फ्रेंच वर्ड माइडर से बना है, जिसका मतलब होता है हेल्प। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिरी बेगावन है। ब्रुनेई दुनिया का इकलौता राजशाही परंपरा वाला देश है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी तीनों। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत श्रीलंका, भारत फ्रांस, भारत बांग्लादेश या फिर भारत मालदीव? सही जवाब है भारत फ्रांस, विकल्प बी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर प्रोफेसर अजय कुमार सूद हैं। सही कथनों को चुनना था, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। सही जवाब है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने IGEIC यानी इंडिया
ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर पहल लॉन्च की है। इसे विकसित भारत एट 2047 के तहत एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। IGEIC अपनी तरह की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में एसोसिएशन और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज दर्ज होती हैं। इन्हें आमतौर पर सेक्शन 8 कंपनीज के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनीज लाभ कमाने के बजाय चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती हैं। इसके चलते इन्हें कुछ लाभ भी दिए जाते हैं। साथ ही कुछ नियमों के अनुपालन से छूट हासिल रहती है। IGEIC को ग्राफीन तकनीक के कमर्शियलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण हब के तौर पर काम करना है। देखिए, ग्राफीन कार्बन का एक 2D अपर रूप है। दरअसल प्रकृति में कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, जिसे कार्बन के अपर रूप कहते हैं। इसमें कार्बन के अणुओं की सिंगल लेयर हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज्ड रहती है। ग्राफीन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस कई क्षेत्रों में हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, डिफेंस, अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स इत्यादि शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इसका प्रयोग सुपर कैपेसिटर्स, टच स्क्रीन, एनर्जी स्टोरेज में किया जाता है। बायोमेडिकल में ग्राफीन का प्रयोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में होता है। पर्यावरणीय मॉनिटरिंग के लिए ग्राफीन के जरिए अल्ट्रा मॉनिटरिंग सेंसर्स बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा के बाद सिंगापुर पहुंचे हैं और इस मौके पर उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान भारत सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहयोग तक बढ़ाया गया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे भी मुलाकात हुई। भारत और सिंगापुर के बीच इस दौरान 4 MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कौशल के क्षेत्र में हुए हैं। भारत और सिंगापुर सेमीकंडक्टर क्लस्टर के विकास के लिए काम करेंगे। सेमीकंडक्टर के डिजाइन और विनिर्माण के लिए जरूरी कौशल विकास पर भी काम किया जाएगा। हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास में भी साथ काम होगा। साथ ही भारत के इंडियन हेल्थ प्रोफेशनल्स को सिंगापुर में काम करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर एक बात जिस पर भारत और सिंगापुर दोनों ने चिंता जाहिर की, दरअसल दक्षिण एशिया दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत भी दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत समेत दक्षिण एशिया GDP पर कैपिटा के टर्म्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया है। वर्तमान में भारत की GDP पर कैपिटा $2730 है। वहीं USA में यह आंकड़ा है $85,370, जर्मनी में $54,290, जापान में $33,140 और चीन में $13,140 है। आपको बता दें कि सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में मैरीटाइम पार्ट का हिस्सा है। दक्षिण पूर्व एशिया को 2 भागों में बांटकर देखते हैं, मेनलैंड पार्ट और मैरीटाइम पार्ट। मेनलैंड पार्ट में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। वहीं मैरीटाइम पार्ट में सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस शामिल हैं। सिंगापुर को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सिंगापुर क्या है, सिटी है, कंट्री है या फिर आइलैंड है। सिंगापुर दरअसल तीनों है। ये एक सिटी और आइलैंड नेशन है और दुनिया में अपनी तरह का इकलौता कॉम्बिनेशन है। स्क्रीन पर मौजूद मैप में देखिए, सिंगापुर प्रायद्वीपीय मलेशिया के दक्षिण में स्थित है। यह देश 60 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा आबादी वाले आइलैंड को सिंगापुर कहते हैं। सिंगापुर ही कैपिटल सिटी भी है। ध्यान रखिए कि आइलैंड नेशन या आइलैंड कंट्री से मतलब ऐसे संप्रभु या सॉवरेन राष्ट्रों से है जिनके क्षेत्र में एक या एक से ज्यादा द्वीप या द्वीपों के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन दरअसल भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के एक शानदार अध्यापक थे। उनका मानना था टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। ये बिल्कुल ठीक भी है और किसी भी देश के भविष्य को आकार देने में टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व था। वर्तमान में जरूर शिक्षक के पद की गरिमा कुछ कम हुई है। अब स्कूल टीचिंग की जॉब लोग बाकी के विकल्प खत्म हो जाने के बाद चुनते हैं।
आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनका सपना है कि वो बड़े होकर स्कूल टीचर बनेंगे? ये संख्या बहुत कम है। वजह है शिक्षक के पद को डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज की तरह ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। ये समस्या दरअसल भारत में हर प्रोफेशन के साथ है। हम हर प्रोफेशन के लोगों को बराबर का सम्मान नहीं दे पाते, जबकि हर प्रोफेशन का अपना अलग रोल है। खेतों में अनाज उगाने वाले किसानों से लेकर दुकान चलाने वाले शॉपकीपर और स्कूल्स में पढ़ाने वाले शिक्षकों तक, कोई व्यक्ति क्या काम करने में सहज है और क्या करना चाहता है, ये केवल उसका निजी फैसला होना चाहिए। समाज के दबाव के चलते लोगों में केवल कुछ चुनिंदा प्रोफेशन में काम करने की इच्छा गलत है और फिर उसमें अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते। टीचिंग की जॉब भी लोग लास्ट रिजॉर्ट की तरह अपनाते हैं। आपको बता दें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनके कुछ पुराने विद्यार्थियों ने उनका बर्थडे मनाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के पर्सनल सेलिब्रेशन के लिए मना कर दिया और देश भर के टीचर्स को सम्मानित करने की इच्छा जाहिर की। इस तरह उनकी जयंती के मौके पर भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन 20वीं सदी के भारत के महान विचारकों में से एक थे। उनकी द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर और भारतीय दर्शन नाम की पुस्तकें भी हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को परिभाषित करने का काम किया, साथ ही पश्चिम के देशों और भारत के दर्शन के बीच एक सेतु का काम किया। उनका कहना था कि पश्चिम के लोग भारत के दर्शन की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे भारत के दर्शन से अनइन्फॉर्म्ड हैं। वे 20वीं सदी में अद्वैत दर्शन परंपरा के बड़े समर्थक थे। उन्होंने आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को आधुनिक वक्त के लिहाज से परिभाषित किया। अद्वैत दर्शन के मुताबिक केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी हर वस्तु माया यानी अवास्तविक है। इसके मुताबिक आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, इसलिए जो आत्मा को या अपने आप को पा लेता है उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कोविड का दौर आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक है। लग रहा था कि यह दौर दुनिया को कई बड़े सबक देकर जाएगा। इंसान समझेगा कि पृथ्वी पर केवल इंसानों का अधिकार नहीं है, जानवरों के मनमाने इस्तेमाल के रवैये पर रोक लग जाएगी। लेकिन इंसानी फितरत में ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। अब खबर आ रही है कि चीन के फर फर्म्स में दर्जनों वायरस मिले हैं। इनमें से कुछ वायरस तो बिल्कुल नए हैं और इंसानों में फैलने की क्षमता रखते हैं। एक वायरोलॉजिस्ट हैं एडवर्ड होम्स। कोविड-19 के वक्त भी इन्होंने रिसर्च की थी। उनका दावा है कि अगर दुनिया में अब कोई नई महामारी फैली तो इसमें बड़ी भूमिका वैश्विक स्तर पर फैली फर इंडस्ट्री की होगी। उनके मुताबिक दुनिया भर में फैली फर फार्मिंग इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए। हालिया रिसर्च में कई तरह के वायरस मिले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा चिंता पिपिस्ट्रेलस बैट HKU5 वायरस को लेकर है। यह वायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस MERS का नजदीकी है, जो कि इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, इंसानों ने लग्जरी के नाम पर कई शौक पाले हैं। फर फार्म्स इन्हीं शौकों का एक उदाहरण है। दरअसल फर यानी जानवरों की खाल और बालों से बने कपड़े, इन्हें पहनना एक स्टेटस सिंबल है। जागरूकता बढ़ने के चलते अब धीरे धीरे इनकी मांग में कमी भी आ रही है, लेकिन फर फार्म्स इंडस्ट्री कुछ लग्जरी ब्रांड्स की जरूरत है। इन फर फार्म्स में जानवरों को केवल इनकी खाल और बालों के लिए पाला जाता है। सारा उत्पादन केवल पाले गए जानवरों से नहीं हो पाता। कुछ जानवरों को जंगल से भी पकड़ा जाता है और यहीं से एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाता है। कोविड के वक्त इन इंडस्ट्रीज को बंद करने की मांग जोरों से उठी थी। कुछ देशों ने उस वक्त बैन भी किया, लेकिन आज भी वैश्विक स्तर पर हर साल तकरीबन 100 मिलियन जानवर केवल उनके फर के लिए पाले और मारे जाते हैं। यूके पहला देश था जिसने साल 2000 में फर फार्मिंग पर बैन लगा दिया। यूरोप के कई देशों में फर फार्मिंग बैन है। साल 2018 में भारत ने सील के फर पर बैन लगाया। इसके अलावा मिंक्स और फॉक्स फर के आयात को बैन किया गया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। टर्म ऑफ द डे है गोपुरम। दक्षिण भारत में मंदिर प्रांगण के चारों तरफ प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार यानी गेट बहुत विशाल होते थे, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। इन गोपुरम को शिल्प के जरिए सजाया जाता था। चोल काल के तो मंदिरों से ज्यादा गोपुरम प्रसिद्ध हैं। आइए भारत के कुछ प्रसिद्ध गोपुरम के बारे में जान लेते हैं। मदुरै स्थित मीनाक्षी मंदिर अपने विशाल और रंगीन गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम में बारीक नक्काशी और सजीव चित्रण दिखाई देते हैं, जो मंदिर की धार्मिक महत्ता को दर्शाते हैं। ऐसे ही हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर अपने विशाल गोपुरम के लिए जाना जाता है, जो हम्पी के ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तमिलनाडु के श्रीरंगम के मंदिर में कई गोपुरम हैं, जिनमें सबसे बड़ा गोपुरम है राजा गोपुरम।
हाल ही में किस राज्य में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, मंडपम या फिर देवालय? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिरी बेगावन है। ब्रुनेई दुनिया का इकलौता राजशाही परंपरा वाला देश है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी तीनों। और सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद? और सही जवाब है विकल्प बी। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट और अंतरिम सरकार के गठन के बाद से भारत बांग्लादेश संबंध एक कठिन दौर से गुजर रहा है, आप जानते हैं। अब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भी बयान दिया है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में हैं और इन्हें बेहतर करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने तीस्ता वाटर ट्रीटी को लेकर भी बयान दिया, जिससे भारत बांग्लादेश के संबंधों में एक नई शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। मोहम्मद यूनुस के मुताबिक तीस्ता वाटर ट्रीटी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में सुलझाना चाहिए। इस मुद्दे को ज्यादा डिले करने से कोई फायदा नहीं है। साथ ही बांग्लादेश के लोअर राइपेरियन देश होने के नाते जो अधिकार हैं उसने उन पर भी दावा किया है। दोस्तों, एक नदी जिस क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है उसे अपर राइपेरियन रीजन कहते हैं और जिस तरफ नदी बहती है उन सभी क्षेत्रों को लोअर राइपेरियन रीजन कहा जाता है। तीस्ता के मामले में बांग्लादेश लोअर राइपेरियन कंट्री में आता है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान 2011 में। लेकिन तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में पानी की कमी बताते हुए इससे इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता सिक्किम में सोलामो झील से निकलती है। तकरीबन 150 किलोमीटर तक सिक्किम और करीब 123 किलोमीटर तक पश्चिम बंगाल में बहने के बाद ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में 140 किलोमीटर तक बहने के बाद तीस्ता नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तीस्ता को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहते हैं। यह बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तीस्ता पर कैचमेंट एरिया 83% भारत में और 17% बांग्लादेश में है। 2011 में तीस्ता को लेकर जो समझौता होना था उसके मुताबिक दिसंबर से मार्च के बीच 42.5% पानी भारत को और 37.5% पानी बांग्लादेश को मिलना था। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा डील को सपोर्ट नहीं करने के चलते समझौता नहीं हो सका था। तब से 1 दशक से ज्यादा बीत गए हैं लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। पश्चिम बंगाल सरकार का इस पर कहना है कि बांग्लादेश के साथ पानी साझा करने से उत्तरी पश्चिम बंगाल के लोग प्रभावित होंगे। वे संकोश, तोरसा, धनसई और मनसाई जैसी नदियों का पानी साझा करने को राजी हैं, लेकिन तीस्ता का नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच तकरीबन 54 नदियां बहती हैं। 1996 में गंगा नदी के पानी को लेकर भी समझौता हुआ, लेकिन तीस्ता पर मामला अटका हुआ है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के बयान से लग रहा है कि दोनों देशों के बीच इसे लेकर सहमति बन सकती है। तीस्ता नदी पर 2017 में यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा था। सवाल पूछा गया था, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। और सही कथनों को चुनना था, केवल 1, केवल 2 और 3 या फिर ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का ऑरिजिन सेम नहीं है। वहीं तीस्ता नदी बांग्लादेश में भी बहती है, तो भारत बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती। इस तरह केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही बचता है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ने अपने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर में दुनिया भर के व्यापार में वृद्धि होने की बात कही है, जिससे भारत का निर्यात भी बढ़ सकता है। WTO ने ये सूचना ऐसे मौके पर जाहिर की जब पश्चिम के देशों से हो रही कम मांग के चलते भारत का निर्यात दबाव का सामना कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तु निर्यात में 3.1% की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें भी सबसे ज्यादा गिरावट लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी और चमड़ा में देखी गई है। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर WTO द्वारा विकसित व्यापार के आंकड़ों और उससे जुड़ी भविष्यवाणी के लिए एक कंपोजिट इंडिकेटर है। WTO के मुताबिक वैश्विक स्तर पर विकसित देशों द्वारा मौद्रिक नीतियों में किए गए बदलाव और कम मांग के चलते वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बनी रहती है।
साथ ही यूरोप में व्यापार के आंकड़े उम्मीद से बहुत कम हैं। इस मामले में IMF का कहना है कि यूरोप के देशों में घरेलू मांग के चलते व्यापार के स्तर पर चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन अभी भी यूरोप के कई देशों में महंगाई की दर बहुत ज्यादा है। बीते कुछ सालों में यूरोप में ग्रोथ न के बराबर हुई है। यूरोप की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जर्मनी और UK दोनों ही ग्रोथ के मामले में संघर्ष कर रही हैं। विशेषज्ञों की माने तो ओवरऑल यूरोप की बड़ी समस्या है कि वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन यानी कार्यशील बल कम है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था तो हेवी इंडस्ट्रीज पर ही निर्भर करती है। दूसरा है माइग्रेशन को लेकर बन रही नीतियां। दरअसल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए यूरोप बाहर के देशों के लेबर फोर्स पर निर्भर करता है, लेकिन कोविड के बाद से माइग्रेशन की नीतियों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि WTO एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों के लिए काम करता है। इसका प्राथमिक मकसद सभी के लाभ के लिए ओपन ट्रेड की वकालत करना है। 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आए WTO में 164 सदस्य देश हैं और इसका गठन उरुग्वे राउंड वार्ता के जरिए किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में जारी किए गए कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम CBME 2024 के गाइडलाइंस को वापस ले लिया। इन गाइडलाइंस को 2025 MBBS बैच से लागू किया जाना था, लेकिन ट्रांसजेंडर और दिव्यांग समुदाय की तरफ से किए गए भारी विरोध के बाद NMC ने गाइडलाइंस कैंसिल की और दोबारा रिवाइज करने की बात भी कही है। दरअसल CBME 2024 में सोडमी, एनल या ओरल सेक्स और लेस्बियनिज्म को यौन अपराध माना गया है। भारतीय कानून में सोडमी और लेस्बियनिज्म को अब यौन अपराध नहीं माना जाता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसलिए अगर CBME 2024 गाइडलाइंस में इसे यौन अपराध माना गया है तो यह भारत के वर्तमान कानून के साथ भी अलाइन नहीं है। साथ ही अनिवार्य 7 घंटे की दिव्यांगता दक्षता को फाउंडेशन कोर्स से हटा दिया गया था। दिव्यांगता दक्षता हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक जरूरी एजुकेशन है। दिव्यांग लोगों का जीवन अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा कठिन होता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उनके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होकर इलाज करना होता है, इसलिए इसे फाउंडेशन कोर्स में शामिल किया जाता है। लेकिन NMC द्वारा जारी हालिया गाइडलाइंस को लेकर आरोप है कि राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का इसमें उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि NMC यानी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के द्वारा किया गया है। यह संस्था चिकित्सा शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानक बनाए रखने के लिए नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा अनुसंधानों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए नीतियां बनाना भी इसके कामों में शामिल है। जर्नल नेचर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर भारत के लिए एक बुरी खबर है। इसके मुताबिक भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत हर साल तकरीबन 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्सर्जित करता है। स्टडी में दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है और तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया। इससे पहले चीन प्लास्टिक प्रदूषण में पहले नंबर पर था, लेकिन इस बार चीन को लिस्ट में चौथे नंबर पर रखा गया है। दरअसल चीन ने वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल्स को कंट्रोल करने में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। स्टडी के मुताबिक दुनिया भर का 69% प्लास्टिक कचरा लोअर इनकम कंट्रीज से आता है। दूसरी तरफ उच्च आय वाले देशों में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन की दर ज्यादा है, फिर भी कोई भी टॉप पॉल्यूटर देशों में शामिल नहीं है, क्योंकि इन देशों में कचरे का 100% कलेक्शन और डिस्पोजल होता है। ये स्टडी वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक ट्रीटी के लिए जरूरी सूचना मुहैया कराने का काम करेगी। प्लास्टिक दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसे समझने के लिए एक डेटा देखिए। हर साल तकरीबन 400 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें से 40% सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब जिसे यूज करके फेंकने से पहले केवल एक बार उपयोग किया जाता है, जिससे जमीन से लेकर महासागरों तक प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है। 2022 में UN एनवायरमेंट असेंबली ने दुनिया भर के देशों के बीच एक प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए लीगली बाइंडिंग समझौते को लेकर सहमति बनाई थी। ये ट्रीटी प्लास्टिक के पूरे लाइफ साइकिल उत्पादन से लेकर डिस्पोजल तक की चुनौतियों को शामिल करेगी। इस ट्रीटी के इस साल के अंत तक फाइनल होने की भी संभावना है। इस ट्रीटी को जलवायु परिवर्तन के लिए बने पेरिस समझौते की तर्ज पर तैयार करने की योजना है।
आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इकोसाइड। इकोसाइड यानी एनवायरमेंटल क्राइम्स। इकोसाइड का मतलब होता है किलिंग वंस होम। इसमें ऐसे कार्यों को रखा जाता है जो कि गैर कानूनी है और उन्हें यह जानते बूझते किया जाता है कि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। 1970 में बायोलॉजिस्ट आर्थर गेलस्टोन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरणीय विनाश को जेनोसाइड यानी नरसंहार से जोड़ा था। लेकिन नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। लंबे वक्त से लोग आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इकोसाइड को भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में इकोसाइड को 11 देशों में अपराध माना गया है। युद्धाभ्यास एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाती है? भारत यूएसए, भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत फ्रांस? अगला प्रश्न है, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर विश्व बैंक? हाल ही में किस राज्य में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? सही जवाब है इसका विकल्प बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, मंडपम या फिर देवालय? और इसका सही जवाब भी है विकल्प बी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।